हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पहले मैं आपको थियरी पढ़ाऊँगा, थियरी के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद रिवीजन। तो प्रैक्टिस और रिवीजन तो हो गया, अब फिर से चलते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस में आज आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ ही साथ इकोनॉमी। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर दिखता है कि साइंस एंड इकोनॉमी। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जिसमें आपको बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं बढ़िया और स्मार्ट तरीके से व्याख्या करता हुआ दिखूंगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़ने के बाद आप लोग बेहतर से बेहतरीन बन रहे होंगे और साथ ही साथ स्मार्ट स्टडी भी करेंगे। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब यही होगा दोस्त कि आप दूसरों से अलग हो जाएंगे। दूसरों से अलग होने का मतलब है कि उनको आप पीछे छोड़ देंगे। आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा परिमार्जन हो जाएगा, थोड़ी सी शुद्धता आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज देर ना करते हुए शुरू कर दिया जाए आज की क्लास को। तो देखिए आज की जो आपकी क्लास है उसमें पहला प्रश्न क्या आता है, केमिस्ट्री का आता है, फिजिक्स का आता है या फिर आपके इकोनॉमी से आता है। तो पहला प्रश्न देखा जाए, एक मजदूर भूमि से, यानी कि फिजिक्स का प्रश्न। किसका प्रश्न है भाई? फिजिक्स का प्रश्न है। और ये जो चीजें पूछ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ये फिजिक्स के ऐसे प्रश्न हैं दोस्त जो आपके आरआरबी में, लेखपाल में, लोअर पीसीएस में, यूपीपी में, पीईटी में या फिर कोई भी एग्जाम्स आता है, वनडे एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना भी बहुत आसान होता है। बस आपको जानना चाहिए कि कैसे प्रश्न लगेंगे। इस तरह के प्रश्न मैं कई दिनों से करवा रहा हूं आपसे। क्यों करवा रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप पलक झपकते ही इसका आंसर लगा के निकल जाओ, ना कि आप इसका न्यूमेरिकल लगाने में या फिर इसकी विधि को लगाने में वहां बैठे रहो। बैठने की कोई जरूरत नहीं, बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहीं से प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस प्रश्न को हल किया जाए। ये प्रश्न कैसे आएगा भाई, देखिए आप लोग इसको हल कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज तो है ही। अगर इतना नॉलेज नहीं है तो चलिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको बताता हूं। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए और साथ ही साथ आपको जो ये गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका भी मान दिया गया है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का भी मान दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ और सिर्फ भरमाने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये आपके जी का मान रख दिया है। आप लोग ये देखते ही समझेंगे कि यार जी भी कहीं लगेगा। नहीं, अगर लगना है तो लगेगा, मैं बताऊंगा। तो आपके जब यहाँ पे कार्य की गणना होती है तो कार्य में आपको जी नहीं लगेगा, कार्य में आपके जी नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊं ये भरमाता कहाँ पे है, तो इसने कहा है W बराबर F इंटू डी या F इंटू एस से निकालिए इसको, इसको निकालना है। तो बताइए इसमें जी कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको ये लगता कहाँ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने मास दिया हुआ है, यम बराबर दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया है कितना? 10 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन इसने एफ नहीं दिया है, डी दिया हुआ है। इसने क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, डी बराबर 1.1 मिलीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एफ, और एफ यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। जब दिया हुआ नहीं है तो ए जी बराबर दिया हुआ है, तो जी बराबर क्या दिया हुआ है भाई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए भाई, ये पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये आप देखेंगे तो इसको आप समझिए कि स्क्वायर नहीं होता है ना। ठीक है, हाँ सही।
चलिए, तो ये हो गया आपका। अब ये बताइए आप कि अब यहाँ पे F बराबर आप निकालेंगे तो ये होता है m इंटू जी। क्या होता है भाई? m इंटू जी होता है। अब m इंटू जी जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 10 किलोग्राम वजन भी है और गुरुत्वीय त्वरण भी 10 है, दोनों मिलाकर क्या हो गया? 100 हो गया। तो आप इसका अब निकाल लीजिए। जब F बराबर 10 N हो गया यानी कि न्यूटन हो गया, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए W बराबर F की जगह पर रख दीजिए 100 और गुणे रख दीजिए D की जगह पर है 1.1। अब इसको बराबर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जब 100 का गुणा करेंगे 110 जूल, क्योंकि वर्ग की जो इकाई होती है वो होती है जूल। ठीक है, तो अब इसको आप देखना चाहेंगे तो या तो ये न्यूटन मीटर लिख लीजिए, इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको लिख सकते हैं आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे आप इस तरह से इसका पैमाना लिखिए, चाहे जिस तरह से पैमाना दिया रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप इस तरह से सारी चीजें हल करते हुए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, तो जब रिवीजन में मैंने ऐसे आपको दिखाया तो मैंने आपको बताया कि ऐसे आप काम कर सकते हैं। और इसको आप एक रूप में और चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड वर्ग इनवर्स। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप जिस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप ध्यान देंगे कि जो चीजें मैं बताता हूं वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, वो आपको याद रखना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर देखिए कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दिक्कत समस्या जरूर आ जाएगी। मैंने जूल के साथ न्यूटन मीटर के साथ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके साथ ही साथ जो जिस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, जितने रूपों में लिखा जा सकता है, मैंने सब आपको बता दिया। तो अब बताइए इसका जो उत्तर था 110 जूल जे में दिया है, यानी कि 110 जूल। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन प्रश्न बन गया। बेहतरीन प्रश्न बना कि नहीं बना भाई? बेहतरीन प्रश्न बन गया। आप जैसे निकालना चाहेंगे आसानी से निकाल सकते हैं प्रश्न को। निकल गया कि नहीं निकल गया? सही बताइएगा, प्रश्न कैसा था? प्रश्न अच्छा है ना? लेवल का प्रश्न है आपके, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, जानते हैं आप, उसको मैंने बताया था। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य। अब मैंने आपको शर्त बताई थी कि कार्य की क्या क्या शर्तें होती हैं। कार्य की शर्त होती है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तब जाके मान जो आता है वो आता है धनात्मक। इस तरह से जो मान आता है वो आता है धनात्मक, और यहीं पर कोई भी मान 0 हुआ तो मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि मान लंबवत है, यदि बल की दिशा में लंबवत है, तब भी मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई कार्य नहीं किया गया है, लंबवत है बल की दिशा में। देखिए बल इधर जा रहा है, ये मान लीजिए बल रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि लंबवत बल की दिशा में लंबवत हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई कार्य नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप देखते रहिए, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। ये धनात्मक हुआ, ये तो बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, विस्थापन का मतलब दूरी, जितनी दूरी तय होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? तो कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है ये भी मैंने बताया है, नहीं याद हो तो नोट कर लीजिएगा। तो मान ऋणात्मक कब होता है? जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो, विपरीत दिशा में क्या हो? विस्थापन हो। ठीक है, बल की विपरीत दिशा में जब विस्थापन होता है तो मान कार्य का ऋणात्मक होता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये सारी चीजें मैंने क्यों बताया। ये सारी की सारी चीजें मैंने शर्त बताई हैं।
अब ये देखिए बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है उस पर भी बल कार्य निकलता है, लेकिन यहाँ पर थीटा मान निकालना है नहीं तो उसे छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए गति करती हुई कार की विपरीत दिशा में, मान लीजिए ये जो कार है कार की विपरीत दिशा में, कार की क्या हो रही है, विपरीत दिशा में। अब भाई विपरीत दिशा का मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है। दोनों का हवाएं देखिए, कार इस दिशा में जा रही है और जो हवा है वो इस दिशा में बह रही है, तो बल तो इधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, इसका हवा का विस्थापन किधर हो रहा है, इधर कर रहा है। यानी कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन जब होगा तो मान कैसा होगा, मान ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए मैंने इतना पोथी पत्र आपके लिए सामने रखा, इसीलिए इतना पोथी पत्र आपके सामने रखा ताकि आपको समझ में आ सके कि जब बल इधर चल रहा है और विस्थापन उल्टी दिशा पे दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। विपरीत दिशा में होने का मतलब है कि ऋणात्मक होगा। कितना हो, क्या होगा, ऋणात्मक ही तो होगा। सही है कि नहीं, सही है। आइए इसका भी मान आपने निकाल लिया। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 ये रहा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, ये क्या भैया, अरे एग्जामिनर महोदय कुछ तो खौफ खाइए। लड़की का वजन 200 न्यूटन निकालेंगे ना तो लड़कियां आपके घर पे चली जाएंगी और वहीं धरना दे देंगी तुरंत। देख रहे हो विनोद, लड़की का वजन 200 न्यूटन। अरे 200 न्यूटन का मतलब मैं आपको बता दूं, 200 न्यूटन का मतलब देखते हैं आप। ये देखिए, ये कहा 200 न्यूटन। अरे न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि 200 किलोमीटर, 200 किलो वजन हो गया। कितना वजन हो गया, 200 किलो वजन लेकर लड़की चल रही है। 200 किलो का वजन लेकर लड़की चल रही है। अरे यार 2 कुंटल का बना देंगे ना तो महोदय जी तब विनोद भी नहीं देख पाएगा आपको, आपके घर के सामने धरना हो जाएगा। अरे लड़कियां ऐसी थोड़ी होती हैं, उनका तो उनकी एज पूछ लीजिए तो आपको ऐसी की तैसी कर देंगी आपकी, और आप तो इतना वजन दे दीजिए उनको। अरे भाई माफ कीजिएगा लड़कियां, मोहतरमा लोग माफ कीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, इसलिए ये मैं हल करवा रहा हूँ, ना कि ये मेरा बनाया हुआ प्रश्न है। मैं आपको इतना वजन नहीं दिखा सकता, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। तो ठीक है, चलिए इस प्रश्न को जब दे ही दिए हैं तो इस प्रश्न को हल किया जाए। भाई क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि वजन कितना है। वजन का मतलब देखिए बल, बल बता रहा है, वजन जिसका वजन कितना है, वजन में देखिए 200 न्यूटन बता रहा है। 200 न्यूटन का मतलब ये बल बताएगा, वजन के साथ वजन कह रहा है लेकिन ये बल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर, यानी कि विस्थापन क्या बता रहा है, 2 मीटर का, 2 मीटर का विस्थापन बता रहा है। यदि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो, यदि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अब ये बताइए, ये त्वरण पूछ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण दिया है उसने। क्या दिया है, गुरुत्वीय त्वरण उसने दिया हुआ है। तो अब ये बताइए, जब आपको यहाँ न्यूटन और मीटर दोनों मिला हुआ है, न्यूटन मतलब बल और विस्थापन दोनों दिया गया है, तो आपको क्या जरूरत है गुरुत्वीय त्वरण ढूंढने की, आप खुद बताइए। आपको माथा फुड़वाना है अपना। W बराबर होता है F इंटू डी, यही होता है ना। तो यहाँ पे F दिया है, यानी कि बल दिया हुआ है, और D भी दिया हुआ है। आप अपना माथा फुड़वाएंगे जो G को लेके आएंगे। जी को लेने की क्या जरूरत, यहाँ इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई उपयोगी कार्य यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी के मान को आप निकाल लीजिए मेरे भाई, आप निकाल लीजिए, इसका मान क्या आएगा तो मैं आपको बता दूं, तो ये हो गया यफ का मान 200 और साथ ही साथ आपको मीटर 2 हुआ, दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 जूल कार्य किया लड़की ने। लड़की ने कितना कार्य किया
किया भाई? अपने वजन के हिसाब से लड़की ने 400 न्यूटन का कार्य किया, 400 जूल का कार्य किया यार, 400 जूल का कार्य किया। अब बताइए 400 जूल का कार्य किसने किया? लड़की ने किया। ठीक है, तो अब इसका उत्तर निकाल के लाइएगा, कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए एग्जामिनर महोदय जो आपने प्रश्न बनाया है उस पर तो आपको खौफ खाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे प्रश्न कभी मत बनाइएगा कि लड़कियां आपके ऊपर केस कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, यदि कोई कार्य 500 न्यूटन की नियत बल से के साथ 15 किमी की दूरी की यात्रा तय करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए इसमें भी आपको मैं बता दूं तो थोड़ा सा आपको उलझाने का कार्य किया गया है। F बराबर इसने सीधा सीधा दे दिया 500 न्यूटन, F बराबर कितना दे दिया? 500 न्यूटन। लेकिन साथ ही साथ आपको D बराबर इसने क्या दिया है? D बराबर इसने दिया हुआ है 15 किलोमीटर। क्या दिया है? 15 किलोमीटर। जबकि इसका पैमाना जो कहता है वो कहता है कि मुझे मीटर में चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मीटर में चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसमें 100 से कर देंगे तो भाई 1000 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,000 मीटर। क्या हो जाएगा? ये 15,000 मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 15 गुणे मीटर में जब बदलेंगे तो ये 1000 से गुणा करेंगे और बराबर बना देंगे। कितने के बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 15,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे W बराबर F इंटू डी निकालेंगे तो ये क्या बनकर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन था ना, हाँ 500 गुणे 15,000, इसका गुणा कर दीजिए तो 15 पचे 75 और 5 जीरो लगा दीजिए। देखिए कहीं है 5 जीरो वाला? हाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपको 5 जीरो वाला दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उत्तर इसका 5 जीरो वाला हो जाएगा। लेकिन 15 पचे 75 आप आगे कर लीजिए, 15 लाख हो जाएगा, 75 लाख हो जाएगा ना, यही है ना? 1 मिनट हो गया, हाँ सही है, ये 75 लाख जूल हो जाएगा। 75 लाख जूल इतना कार्य कार द्वारा किया गया। कार द्वारा कितना कार्य किया गया भाई? 75 लाख जूल। ठीक है, इतना कार्य किया गया किसके द्वारा? तो आपके कार के द्वारा। ठीक है, ये देखिए इसका मान आ गया। बस आपको यहाँ पे भरमा कैसे रहा है वही हाल देख रहे हो ना विनोद, देना चाहिए मीटर में और दे रहा है किलोमीटर में। तो जब किलोमीटर में दे रहा है तो उसको हम मीटर में बदल लेते हैं भाई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? तो 1000 मीटर। उसी तरह से बदल के निकाल लीजिए। चलिए एक प्रश्न और देखिए। प्रश्न इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपके पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना करनी है, फिर इसने आपको भरमाया है, फिर इसने आपको बेवकूफ बनाया है। यह बराबर दिया है इसने 10 न्यूटन, F बराबर क्या दिया है? 10 न्यूटन, और इसने मास दिया है यानी कि द्रव्यमान दिया है 5 केजी का। कितना दिया है? 5 केजी का। और साथ ही साथ आपको इसने D बराबर यानी कि विस्थापन कितना दिया है? 2 मीटर का। अब आप ये बताइए कि वर्क ज्ञात करने के लिए यानी कि कार्य ज्ञात करने के लिए F इंटू डी यानी कि बल गुणे विस्थापन की जरूरत होती है। लेकिन आप बताइए यम की कहीं आवश्यकता है? यम की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये आपको बेवकूफ बना रहा है, एग्जामिनर आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आप कह दीजिए कि हमारे यशवंत सर ने हमको बताया है, हम बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं कि हमें अगर कार्य की गणना करनी है बल गुणे विस्थापन हमें चाहिए, बाकी और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, वो सब आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, हमने बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए बड़ी परिश्रम की है और स्मार्ट तरीके से स्टडी की है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से स्टडी की है। तो देख लीजिए, अब इसको निकालना है, सीधे सीधे यहीं से कर दो यार। 10 दूना 20 जूल हो गया, 10 दूना 20 जूल हो गया, यही आपका उत्तर निकल कर आएगा। देखिए किसमें है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल गया। बताइए कितने प्यार से प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। कोई दिक्कत हो रही है आपको? कोई परेशानी हो रही है? नहीं ना। जब कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप इन प्रश्नों को हल करते चलिए। 5 प्रश्न थे आपके फिजिक्स के जो मैंने न्यूमेरिकल लिए थे। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है आपके केमिस्ट्री के। बाकी ये केमिस्ट्री के जो प्रश्न है वो भी मजेदार प्रश्न है, बस इनको हल करने का तरीका होना चाहिए आपके पास। लीजिए, इसने दिया है निम्नलिखित को सही जोड़ियों से मिलाइए। निम्नलिखित को सही जोड़ियों से मिलाना है और जोड़ियां इतनी प्यारी हैं
कि आप आसानी से उनको मिला सकते हैं। देखिए क्या दिया है, जियोलाइट दिया है, क्या दिया है, जियोलाइट दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है, अल्ट्रामरीन्स दिया है और कार्बोरंडम दिया है। ठीक है, इनका उपयोग करने के लिए कांच को काटना है, यानी कि शीशे को काटना है, धुलाई करना है, पानी को अम्लीकरण करना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ढलाई करना है। ढलाई करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की आवश्यकता होती है। धुलाई करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है भाई, अल्ट्रामरीन्स की जरूरत होती है। और पानी का मृदीकरण करने के लिए जियोलाइट्स की जरूरत होती है। ठीक है, जियोलाइट्स की जरूरत होती है। कार्बोरंडम जो होता है ये कांच को काटने के लिए आवश्यकता होती है। तो आपको मैंने जो बताया वो आपको कैसे मिल रहा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ मिला दूं, उसके बाद आप मिला दीजिए। जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट का मतलब होता है मृदीकरण, पानी का मृदीकरण करना, यानी कि तीसरा वाला हो जाएगा, पहले में ए में तीसरा हो जाएगा। और धुलाई करने के लिए किसकी, यानी कि बी वाले की, बी जो है वो आपको ढलाई करने के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। अल्ट्रामरीन्स जो होता है ये धुलाई करने के लिए होता है, तो ये 2 हो गया। 3 4 2, अब बचा एक को ऐसे ही रख दो। 3 4 2 1 किसमें है भाई, 3 2 गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। 3 4 2 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आप देखिए तो आपको इसमें मिल गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी चीजों को आप जानते रहिए कि किनसे क्या होता है, किनसे क्या होता है, इन सभी चीजों को आप जानते रहेंगे तो आसानी से प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। लीजिए, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या होता है भाई, रसायन क्या होता है वो आपको बताना है। तो वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो सीधे सीधे उसका फॉर्मूला क्या होता है, ClO3 होता है, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जिस भी ऑप्शन में हो आप इसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट कहाँ है भाई, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखने को मिल गया है। इसका मतलब है कि यही इसका राइट आंसर हो गया। यानी कि माचिस उद्योग में जो उसके रोगन में लगा होता है, रोगन जिसे कहते हैं जो जलता है, वो पोटेशियम क्लोरेट होता है, उसमें पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इतनी सारी चीजें, इतनी आसान सी बातें हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी। चलिए, सोडियम को जल में डालने पर, सोडियम को ये जो यनीय है इसको आपको जल में डालना है, तो कौन सी गैस प्रवाहित होगी ये पूछ रहा है, कौन सी गैस प्रवाहित होगी तो ये पूछ रहा है। तो ये बताइए भाई, इसमें से आपको क्या निकलता दिख जाएगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिख जाएगी। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलती दिख जाएगी, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो इसमें से ऑप्शन आपको दिख रहा है बी वाले में, बी वाले में हाइड्रोजन गैस आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिख जाएगी। क्योंकि जो सोडियम होता है ये बहुत तेजी से क्रिया करता है, अगर आप इसे वातावरण में छोड़ देते हैं तो जल में डाल देंगे तो ये पानी, इसमें से गैस निकलने लगेगा। कौन सी गैस हो जाएगी, वो गैस होती है हाइड्रोजन। चलिए, इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये आपका प्रश्न है इकोनॉमी से, इकोनॉमी का प्रश्न है और ये आपके जीके का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि उस समय का करंट का है तो इस समय जीके बन जाएगा। तो अब देखिए इनको भी हल कर लेते हैं। तो क्या है भाई, वैश्विक हैकाथॉन हार्विगर, ठीक है, वैश्विक हैकाथॉन हार्विगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है ये भाई, ये दास नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक था जिसकी थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट थी, जिसकी थीम क्या थी उसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। देखिए अब ये तो उस समय का करंट था, लेकिन ये आपका जीके बन सकता है कि नहीं बन सकता है, जीके बन सकता है ना, 2021 का ही तो है। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट किस बैंक द्वारा चालू किया गया था, तो सीधे सीधे कौन सी बैंक है भाई, आरबीआई। कौन सी बैंक है, आरबीआई है। आरबीआई से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इकोनॉमी में, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आरबीआई से ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे चले, ये रहा प्रश्न नंबर 10। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छापी गए महात्मा गांधी श्रृंखला की नई नोटों में
किस मूल्य वर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित है? अरे भाई ये बताइए, विमुद्रीकरण जब किया गया उसके बाद कौन सी नोट छापी गई थी? और नोट छापने के साथ साथ वो नोट बंद भी हो गई भाई, नोट छापने के साथ साथ नोट बंद भी हो गई। इतनी हिंट तो कोई नहीं दे सकता आपको। नोट छपी और उसके बाद बंद हो गई। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, सीधी सीधी बात कहूं, ये विमुद्रीकरण छोड़िए, डिमोनेटाइजेशन छोड़िए, सीधे सीधे मैं आपको कह दूं कि 2016 में 1 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को जो ये आपकी नोटबंदी हुई थी, उसमें उसके बाद कौन सी नोट जारी की गई थी? जारी की गई थी आपकी ये वाली नोट, 2000 की नोट जारी की गई थी। और इसी पर मंगलयान बनाया गया था और इसरो द्वारा ये पहला अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन था हमारा। ठीक है, तो ये आपकी 2000 की नोट सही हो जाएगा इसका प्रश्न में। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। कौन सा पत्र था भाई? आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूं, तो ये था माइक्रो फाइनेंस पल्स उसका नाम था भाई। ये आरआरबी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी 2022 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्नों को आप क्या करिएगा, देखिए इसमें सिडबी द्वारा, अब ये तो आपका वहां पे हो नहीं पाया, ये आपको जीके में देखने को मिल सकता है। किस बैंक द्वारा प्रकाशित की गई समाचार पत्र था, समाचार पत्र है, तो ये आपको जीके में पूछ सकता है। ठीक है, करंट में नहीं तो जीके में पूछ सकता है। 2022 का आया हुआ प्रश्न था। चलिए आगे चलें। ये लीजिए भारतीय लघु, ये तो वही प्रश्न है, सेम वो प्रश्न है, रिपीट हो गया प्रश्न रिपीट हुआ, कोई बात नहीं। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, ये लीजिए फिर से केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए। ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है भाई? ये बताना है। ऑक्जेलिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल भी दिया है, ब्यूटेनोइक अम्ल भी दिया है। मेथेनोइक अम्ल किस काम में आता है ये आप बता दीजिए मुझे। मेथेनोइक अम्ल किस काम में आता है ये आप मुझे बता दीजिएगा भाई। ये किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जरा बताइएगा तो। मेथेनोइक अम्ल किस स्रोत में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद मैं आपको इसका आईपीएसी ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है और इन दोनों का, चलिए दोनों का स्रोत बता दीजिएगा आप, दोनों का स्रोत आप बता दीजिएगा। यहाँ पे मैं नाम बता के निकल रहा हूँ। इसका नाम होता है एथेनेडियोइक अम्ल, एथेनेडियोइक अम्ल कहा जाता है इसको। इसका आईयूपीएसी नाम है, इसका आईयूपीएसी नाम है एप्लाइड केमिस्ट्रिस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्रिस इसका पूरा नाम होता है। ये आप कहेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्रिस। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसको फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्रिस। ठीक है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है। तो इसमें आईयूपीएसी में क्या नाम होता है दोस्त, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसका नाम होता है एथेनेडियोइक अम्ल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनका स्रोत बताइएगा, मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। चलिए उसके बाद मैं आपको अगले प्रश्न पर ले चलता हूँ। एक व्यक्ति केक पकाता है, एक व्यक्ति जो केक पकाता है, केक छोटे आकार का व सख्त बनता है। यह कौन सा संघटक डालना भूल गया जिसके कारण केक इतना सख्त और छोटे आकार का हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो भाई आपको मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। और खाने वाले सोडे को आप आईयूपीएसी नाम देंगे तो वो हो जाता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम देंगे तो हो जाता है बेकिंग पाउडर। क्या हो जाता है, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर किसी चीज में आप डाल दीजिए तो वो क्या होता है, फूल जाता है। तो अब फूला नहीं, केक फूला नहीं, क्यों नहीं फूला, क्योंकि उसमें केक में आप बेकिंग पाउडर डालना भूल गए। बेकिंग पाउडर की जगह आप
ब्लीचिंग पाउडर मत कर दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर भाई व्यंजक चूर्ण होता है, ये रंग उतार देगा। ये क्या करेगा? रंगों को उतार देता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तो हट गया। चीनी नहीं डाली जाती है, चीनी मीठा बनाने के लिए डाली जाती है भाई। उसको खाना बनाने वाला तेल, खाना बनाने वाला वनस्पतिक तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए, कोई तेल डालिए, तेल को छोड़ दीजिए। बचा क्या? बेकिंग पाउडर बचा। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या था? मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसका उत्तर दीजिए। किस कारण से ब्रेड बनाते समय कोई नहीं समय लोई यानी कि डक फूल जाती है? क्यों फूल जाती है भाई? तो बनाते समय जो डक होती है यानी कि लोई होती है वो फूल जाती है। क्यों फूलती है? ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में उष्मा की क्रिया के कारण। सही है, ये पहला ही प्रश्न सही हो गया यार, पहला ही विकल्प सही हो गया। बाकी आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि पहला ही प्रश्न जब सही हो गया। मैंने ऊपर के प्रश्नों पर ज्यादा व्याख्या की हुई है, जो न्यूमेरिकल्स थे उनको आपको समझाने के लिए ज्यादा व्याख्या की है, इसलिए यहाँ पर कोई खास जरूरत नहीं है इसकी। चलिए, सूखी बर्फ यानी कि मुझे लग रहा है कि ये लास्ट प्रश्न होना चाहिए आपका, ये लास्ट प्रश्न। सूखी बर्फ यानी कि सूखा हुआ बर्फ जिसे कहते हैं, वो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? सूखी बर्फ कहिए या शुष्क बर्फ कहिए, शुष्क बर्फ कहिए। ये तो मैं आपको कई दिन पढ़ा चुका यार। इसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं मेरे भाई। तो ये आपका आज का लास्ट प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। और बताइएगा क्लास कैसी लगी, देखिए पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल पूर्णतः निःशुल्क आपको टीईटी की प्रैक्टिस करवा रहा है, साथ में रिवीजन क्लासेस भी दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि आपको ये पास करवा कर ही मानेगा। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बेहतरीन प्रश्न थे आज के जो प्रश्न थे वो आपको उलझाने वाले, न्यूमेरिकल जो थे वो उलझाने वाले प्रश्न थे, इसीलिए उनको आज लिया गया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रहने देना चाहिए। बाकी मैं आपको अगले दिन नई ऊर्जा नए जोश के साथ मिलूंगा नए एपिसोड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। तो देखिए, जो ये पेट का 2025 का बैच है वो आपका पूरी तरीके से सफल होना चाहिए, ये हम लोगों का ध्येय है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा नए जोश के साथ नए एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।